नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गाहे बगाहे जो आरक्षण पर समीक्षा की, नए सिरे से समीक्षा की बात करता रहा है, उसका दरवाजा क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले से खोल दिया है। ताजा फैसला आप जानते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, सवर्णों को एक तरह से 10% आरक्षण दिया जाए। तो क्या इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होने वाला है? क्या बीजेपी का जो लाभार्थियों का वोट बैंक है, जो इसमें बहुत जबरदस्त इजाफा होने वाला है, क्या अब ओबीसी के वर्गीकरण की तरफ बीजेपी काम करेगी? क्या जातीय जनगणना यानी ओबीसी की जनगणना करने की मांग और ज्यादा उठेगी? ये कुछ चंद सवाल हैं जो उठते हैं और सब आप देख रहे हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका विरोध उस रूप में नहीं किया है, उतने खुले रूप से सामने आकर। कांग्रेस ने तो उल्टा ये कहा है कि 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने तो एक कमीशन का गठन किया था और फिर मनमोहन सिंह की सरकार ने भी 2004 या 2006 में एक कमीशन का गठन किया था और उसने जो रिपोर्ट दी थी उसी के आधार पर मोदी सरकार ने ये आरक्षण दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब मुहर लगा दी है। डीएमके विरोध कर रही है। तमिलनाडु में उनका विरोध करना वाजिब है क्योंकि 70% से ज्यादा वहां दलित है। चलिए वो कहानी अलग है, लेकिन इसका मोटे तौर पर सियासी फायदा, चुनावी फायदा किस पार्टी को होगा? पहली बात तो यह है कि अब हरियाणा के जाट भी कहेंगे कि उनको ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। आपको पता है कि गोलियां चली थी, 25-26 जाट मारे गए थे। राजस्थान में गुर्जर कहेंगे कि उनको अतिरिक्त आरक्षण 5% जो उनका एमबीसी का आरक्षण है जो अटका हुआ है, अब वो खुल जाए रास्ता। राजस्थान के राजपूत भी खुद को ओबीसी में शामिल करने की बात कर रहे हैं और ये सब मार्शल कौमें हैं। मराठे बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, पाटिल या पाटीदार गुजरात में बात कर रहे हैं कि उनको ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। कापू समुदाय आंध्र प्रदेश में ये मांग कर रहा है। तो क्या पंडारा बॉक्स खुल गया है? क्या इन लोगों को भी अब आरक्षण दिया जाएगा और विभिन्न राज्य सरकारें आरक्षण देकर उसका चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करेंगी? क्या केंद्र सरकार केंद्रीय स्तर पर मराठों को, जाटों को, राजपूतों को और जाटों को हरियाणा में भी, राजपूतों को, मराठों को और पाटीदारों को केंद्रीय नौकरियों में और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देगी? देखिए, राज्य आरक्षण देते हैं तो राज्य सरकार की नौकरियों में दे पाते हैं और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थाओं में जिनकी संख्या कम है। आप ये समझने की कोशिश करिए, और राज्यों में नौकरियां भी कम होती हैं। केंद्र जब देता है आरक्षण तो केंद्रीय कोटे की नौकरियां और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं, जिसमें एम्स आ जाता है, आईआईटी आ जाता है, आईआईएम आ जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आ जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाती हैं, तो उसका दायरा बहुत बढ़ जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जो केंद्र में होगा वो ज्यादा फायदा उठा सकता है। पहली बात ये कि क्या ये नए सिरे से इस पर बहस शुरू होगी, नए सिरे से आंदोलन शुरू होंगे और नए सिरे से आरक्षण का एक रेवड़ी हो गई है, एक नई रेवड़ी हो गई है, जो 300 यूनिट मुफ्त बिजली एक तरफ है और आरक्षण का लाभ दूसरी तरफ है। तो ये बड़ी रेवड़ी कौन सी है? बड़ी रेवड़ी आरक्षण की रेवड़ी है। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। और इसके साथ साथ फिर सवर्णों में अब एक बड़ी सवाल ये उठ रहा है कि 10% आरक्षण सवर्णों को दिया गया है। तो क्या जो सवर्ण अपने आप को ईडब्ल्यूएस में शामिल कर लेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में शामिल करने का सर्टिफिकेट ले लेंगे, तो क्या वो सिर्फ उस 10% के लिए कंपीट करेंगे कि अब बाकी का 40% उस पर भी कंपीट करेंगे? अभी देखिए, ओबीसी का 27% आरक्षण है, आप जानते हैं। आप जानते हैं कि 15% आरक्षण है एससी का, 7.5% आरक्षण है, 7.5% आरक्षण है एसटी का, शेड्यूल्ड ट्राइब का, यानी आदिवासियों को केंद्रीय लेवल पर, राज्यों में अलग अलग है। तो यह है करीब 49%। अब इसमें 49.5%, अब इसमें 10% आ गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, तो ये हो गया 59.5%, यानी 60%, बच गया 40.5%। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि क्या सवर्णों में भी इसमें कुछ मतभेद हो सकता है, कुछ आपस में संघर्ष हो सकता है? इसकी आशंका भी कुछ लोग जता रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए, अगर इनकम टैक्स जो भरते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो देश के अंदर जो
5 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स देते हैं, 5 लाख से 10 लाख के बीच का इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उनकी संख्या करीब 1.5 करोड़ है। और 10 लाख से ऊपर का जो ITR इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं उनकी संख्या 7 लाख 7.5 लाख के आसपास है। यानी मोटे तौर पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो साल की तनख्वाह कमाई होनी चाहिए, आमदनी 8 लाख रुपया, तो इसके तहत जो लोग आते हैं, सवर्ण जो हैं, सवर्णों में 90% सवर्ण ऐसे हैं जिनकी मासिक सालाना आय 8 लाख से कम है, और सिर्फ 10% ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख से ज्यादा है। तो क्या यह माना जाए कि अब ये जो 90% सवर्ण है, ये 10% आरक्षण जो उनको मिला है उसके लिए कंपीट करेंगे, और 10% सवर्ण जो कि सबसे एफिलिएंट क्लास है, सबसे अमीर क्लास है, सबसे सुविधाभोगी क्लास है, उसके हिस्से में बाकी का 40.5% हिस्सा आएगा। ये तो भला नाइंसाफी हो जाएगी। और दूसरी बात एक और इसमें यह है कहानी, तो इससे गरीब सवर्णों का, वास्तव में जो गरीब सवर्ण है उनको कितना लाभ मिल पाएगा? अभी भी देखिए 8 लाख रुपया सालाना का मतलब है करीब 65-66 हजार रुपया महीना। तो 66 हजार रुपया महीना कमाने वाला भी गरीब है सुप्रीम कोर्ट की नजर में, और 10 हजार रुपया महीना कमाने वाला भी गरीब है। और यह आंकड़ा भी 2017 का है, इसको रिवाइज कर रहा है। 2017 में 8 लाख मासिक सालाना तनख्वाह घोषित की गई थी ओबीसी के लिए, क्रीमी लेयर से हटने के लिए, जो पहले 6 लाख थी। अब 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वैसे 3 साल बाद रिवाइज करना था, और अभी से सिफारिश है कि 8 लाख को बढ़ाकर 10 लाख किया जाए या 12 लाख किया जाए। कुछ लोग तो कह रहे हैं 12 लाख किया जाए, तो 10 लाख हो जाएगा। ये नया चैलेंज केंद्र सरकार के पास हो जाएगा। अगर 10 लाख रुपया हो जाएगा तो इसका मतलब कि और भी बड़े संख्या में जो सवर्ण है, जो अमीर सवर्ण है, वो भी गरीब सवर्णों के आरक्षण वाले कोटे में आ जाएंगे 10% में। तो क्या हालत होगी, इस पर भी विचार होना चाहिए। तो क्या आरक्षण सिर्फ ये झुंझुना होगा आर्थिक रूप से जो कमजोर लोगों को, सवर्ण जाति को आरक्षण देने का, ये सिर्फ एक झुंझुना साबित होगा, या फिर वास्तव में कुछ लाभ मिल पाएगा, या फिर कहानी वही दोहरा दी जाएगी जैसा कहा जाता है कि साहब ओबीसी के अंदर जो कुछ टॉप की जातियां हैं वही ज्यादातर आरक्षण का लाभ उठाती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में भी कुछ टॉप की जातियां हैं वही आरक्षण का सारा लाभ उठाती हैं, और दलितों यानी शेड्यूल्ड कास्ट में भी कुछ जातियां हैं वही आरक्षण का पूरा लाभ उठाती हैं। अब ओबीसी के तो इसीलिए वर्गीकरण की बात हो रही है। रोहिणी कमीशन का गठन किया गया है, 12-13 बार उसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। और वो रोहिणी कमीशन क्या कह रहा है? रोहिणी कमीशन की जो सिफारिशें कुछ जो मीडिया की रिपोर्टों में छपी है, वो 2633 ओबीसी में जो जातियां आती हैं उसका अध्ययन कर रहा है, और ये कहता है कि साहब 10 ओबीसी जातियां यानी 2633 जातियों में से 10 ओबीसी की जातियों के हिस्से में 25% सरकारी नौकरियां चली गई। 97% जो सरकारी नौकरियां हैं वो चली गई 25% ओबीसी जाति में, यानी 2600 जातियों में से 25% जातियों ने 96% नौकरियों पर कब्जा कर लिया। अब कहानी तो ये है, अब 983 जातियां हैं ओबीसी में जिनको आरक्षण का जीरो लाभ मिला। 997 जातियां हैं ओबीसी में जिनको 2.68% ही लाभ मिला। अब ओबीसी के लिए वर्गीकरण की बात कही जा रही है कि इसके 4 वर्गीकरण कर दिए जाएं, 4 श्रेणियां, 1, 2, 3, 4। पहली जो श्रेणी है उसमें 1674 जातियां रखी जाएं जिनको 2% आरक्षण मिले, यानी 27% का 2% मिले अलग से। दूसरी श्रेणी में करीब 500-525 जातियां रखी जाएं जिनको 6% मिले आरक्षण। तीसरी श्रेणी में 328 जातियां रखी जाएं जिसको 9% आरक्षण मिले, 27% का 9%। और चौथी श्रेणी में एफिलिएंट ओबीसी की सबसे टॉप की जातियां 97 रखी जाएं जिनको 10% आरक्षण का लाभ मिले। तो ये कहा जा रहा है। तो केंद्र सरकार क्या इस तरफ जाएगी? इस तरफ जाएगी तो ओबीसी की जो एफिलिएंट जातियां हैं, जो अपने समाज में बड़ा हिस्सा होता है और वो वोट बैंक बहुत कुछ डिसाइड करती हैं,
वो बीजेपी से विमुख हो सकती हैं और जातियों में वर्ग संघर्ष की नौबत आ सकती है, जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। यही दूसरी चीज है कि अब विपक्ष और दम लगाएगा, कहेगा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब तो 50% आरक्षण की सीमा भी खत्म हो गई, अब तो आप 60% तो हो ही गया, 70% कर दो, 80% कर दो, 85% कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो मंडल कमीशन ने भी कहा था कि 52% ओबीसी है, लेकिन चूंकि 50% का कैप था तो 27% को ही आरक्षण दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि साहब ओबीसी की नए सिरे से जनगणना होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी संख्या 45% बैठती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 55%, 60% बैठती है। अगर 60% बैठती है तो वो कहेंगे कि हमें 60% आरक्षण दिया जाए। 45% आया तो कहा कि 45% आरक्षण दिया जाए। जो भी आएगा आंकड़ा, तो ये एक नए सिरे से पंडारा बॉक्स खुलने वाला हो जाएगा। और फिर जो संघ चाहता है कि आरक्षण को लेकर इतना रायता फैला दिया जाए कि भारत सरकार को दुखी होकर कहना पड़े या मजबूर होकर कहना पड़े कि साहब देखिए इतना रायता फैल गया, अब तो आरक्षण पर के नए सिरे से विचार होना चाहिए, इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाए और वो सब कुछ नए सिरे से डिसाइड करे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसका रास्ता खोल दिया है, या फिर ये जो 5 सदस्यों की जो बेंच है, 3-2 से फैसला गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस यू ललित जो अब रिटायर हो गए, उन्होंने डिसेंट नोट दिया, यानी इस फैसले के पक्ष में नहीं थे, और एक और जज ने भी डिसेंट नोट दिया। तो क्या एक बड़ी बेंच बनाई जाए, बड़ी बेंच में यह मामला जाएगा? तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। हालांकि आज की तारीख में यह कहा जा सकता है कि बीजेपी की बल्ले बल्ले है, पूरी तरह से बल्ले बल्ले है। अब लाभार्थियों का जो उनको जनधन योजना अकाउंट खोलकर लाभार्थियों की संख्या बढ़ानी थी, 9 करोड़ के आसपास, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर, करीब 3.25 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, 37 करोड़ को जनधन योजना से जोड़ना, 80 करोड़ को मुफ्त 5 किलो अनाज देना, अब दायरा और बढ़ जाएगा। उस दायरे के अंदर भी कहा गया कि साहब लाभार्थियों को हमने जाति का ध्यान नहीं रखा है, धर्म का ध्यान नहीं रखा है, जाति से उठकर और धर्म से उठकर हम लाभ दे रहे हैं। और अब ये होगा कि मंडल के बाहर भी हम लाभ दे रहे हैं, यानी कमंडल वालों को भी लाभ मिलना शुरू हो जाए आरक्षण का और दूसरी तमाम चीजों का। तो ये खेल एक तरह से शुरू हो गया है, इसको इस रूप में समझने की कोशिश होनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।